नमस्ते। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और हमें क्या करना चाहिए। ऐसे वक्त पर ज़रूरत पड़ती है एक गाइड की और मेंटोर की, जो हमें सही गाइडेंस दे। आज हमारे साथ है रंजना त्रिपाठी, जो कि लाइफ कोच है, स्पिरिचुअल कोच है, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं। रंजना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले आपके बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, समझना है, बहुत कुछ सीखना है आपके पास से। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हमें पता चले कि आपने अपनी खुद की लाइफ कब से आपने सोचा कि मुझे ट्रांसफॉर्म करनी है और इसके ऊपर कैसे काम किया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि हम किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी कहीं ना कहीं आपको ऐसे जगह पे लाके खड़ी कर देती है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि आपसे कई लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और या आपकी बातों से या आपके खुद के कुछ एक्शंस जो है या डिसीशंस है उनको लोग इंस्पिरेशनल मानते हैं, तो अपने आप वो जर्नी वहाँ जाके टर्न हो जाती है। तो ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थी कि हमेशा सब कुछ अच्छा रहे आसपास, मतलब कोई किसी के साथ बुरा ना करे और भगवान होते हैं, उनका प्रेजेंस होता है। क्लास 2 में मैं लेटर्स टू गॉड लिखा करती थी। हाँ, तो डबल लाइन इंग्लिश की पेपर वो कॉपीज़ आती थी, तो उसमें मैं लेटर्स टू गॉड लिखती थी। तो उस वक्त कौन सिखाता है ये सब चीज़ें कि गॉड है, हायर पावर है और कुछ चीज़ें आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को एक अच्छे कर्म में देखती थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, सबके संग बहुत प्योर हार्टेड है। तो वो चीज़ें एज अ चाइल्ड अपने आप आने लगा। जब आने लगा और फिर लाइफ में जब आप ग्रो करते हो, जब आप यूथ में आते हो, फिर उसके बाद जॉब करते हो, फिर 10 तरह के लोगों से मिलते हो, तो बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो। तो जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो और तब आप दुनिया देखते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं जो कंफर्ट थी ना, आपकी जो सोच थी कि सब कुछ अच्छा है, वो आसपास नहीं दिखता। तब उस वक्त जब आप चैलेंजेस को डील करते रहते हो, तो कई जगह पे आपको मेंटोर मिलता है, कई जगह आपको नहीं मिलता है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हो और जब आप लड़ते लड़ते बहुत कुछ सीख लेते हो, तो देन आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर मैंने किया तो क्या मैं किसी और को गाइड कर सकती हूँ। और फिर इसको ही आप कहते हो कि धीरे धीरे आप खुद ही शिफ्ट हो जाते हो एक ऐसे लाइन में जहाँ आपकी कुछ चीज़ें, आपकी लर्निंग, आपकी अनलर्निंग किसी और के लिए एक रास्ता बन जाता है। तो आप डिसाइड तो नहीं करते ऐसे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली वो आ जाता है लाइफ में और उसके बाद उसी वे से वो नई चीज़ें फिर जुड़ने लगती है। ऐसा होता है। राइट। पर मतलब सब लोग ट्राई करते हैं। हर साल हम एक नया लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये चीज़ें चेंज करनी है अपने अंदर, बहुत सारे अपग्रेडेशन लाने हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन ये कौन सा मोमेंट होता है जब हम अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं? मुझे लगता है ये भी बहुत धीरे धीरे होता है। एक मोमेंट कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा फील होता है कि आपके अंदर ये जो थॉट है ना कि मुझे कुछ चेंज करना है, ये आपका कौन बोलता है? ये आपको जब आपका हायर सोल बोलता है। हायर सोल मतलब आप ही का सोल बोलता है, ठीक है। अगर आपको 4 फ्रेंड्स बोलेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, लेकिन आपका खुद का सोल रेडी नहीं है मानने के लिए, तो आप बिल्कुल उसका वो स्टेप नहीं लेंगे। तो जब ट्रांसफॉर्म होना होता है, जब आपको लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जब आपका हायर सोल बोला होगा कि बस अब और नहीं। और मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ, मुझे लाइफ के इवेंट्स ने ऐसे किए। लाइफ की सिचुएशंस जो आई, चैलेंजेस आए और इवेंट्स आए, उसमें ऐसा लगा आइदर आई कैन प्ले अ रोल ऑफ विक्टिम और आई कैन वर्क ऑन समथिंग विच कैन चेंज। जो अभी हो रहा है वो ऐसा नहीं होके वैसा हो जाए जैसा मुझे चाहिए। अब 100% आप बोलोगे एकदम एक सेकंड में मेक ओवर हो गया, वो सोचते ही ट्रांसफॉर्म हो गया, वो नहीं होता है। वो जर्नी भी उतनी ही डिफिकल्ट होती है जितना कि सफरिंग की होती है। तो आप, लेकिन इसमें मज़ा सिर्फ इतना होता है कि आपको पता है कि एंड रिजल्ट वो जगह पे जाएगा जो आपको चाहिए। तो वो भी सब्सिक्वेंटली होगा, एक स्टेप 2 स्टेप ऐसे करते होगा। तो ये धीरे धीरे ये जर्नी भी आपकी ऐसी ही बनेगी। आपको एक कोई डिसीजन एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे बस खाली आपको ऐसा लेना होगा, नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे ये चीज़ अपने अकाउंटेबिलिटी पे लेके काम करना है। बस जिस दिन भी आपने ये डिसाइड किया, तो वो पर्टिकुलर स्टेप के बाद उस दिन जिस दिन आपने एक ये डिसीजन लिया माइंड में, बस उसके बाद वो जर्नी चालू हो जाती है ट्रांसफॉर्म की।
ओके। आपकी लाइफ में जब ऐसी इवेंट्स हो रही थी, आप जब उस टाइम पर उस सिचुएशंस में थे, तब आपके साथ कोई ऐसा मेंटर या फिर गाइड था जिन्होंने आपको गाइडेंस दिया था? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स एज कर रहे थे उस वक्त जब ऐसी सिचुएशन आई थी, तो मैं उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके उस वक्त नहीं जाना चाहती थी। तो और आसपास शायद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं किसी से सीख रही हूँ या वो भी इस तरह के प्रॉब्लम से उठा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिला वो थी बुक। बुक्स बहुत थी मेरे लाइफ में, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स को जो मैं समझना चाह रही थी कि ये क्यों हो रहा है, इसको मुझे कैसे करना चाहिए हैंडल, या आगे का क्या है, तो वो बुक्स को मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे मेंटोर रहे हैं उस ड्यूरेशन पे। जैसे हैं काफ़ी बुक्स हैं, अगर धीरे धीरे जैसे याद आता रहेगा तो मैं बोलूँगी। एक तो है मेक योर माइंड योर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड करके है, वो शुदानंद जी हैं कैलकाटा में, तो उनकी बुक थी वो बुक। अब होता है, मुझे पता है क्या लगता है कि कभी कभी डिवाइन को जब आपको हेल्प करना होता है ना, वो जरिया कुछ भी बन सकता है। तो कोई बुक आपके सामने आ जाएगा, या कोई बुक आप किसी फ्रेंड के घर देख लोगे, उसके घर पढ़ा है, उसको नहीं पढ़ना है लेकिन आपको पढ़ने का मन किया, आप बुक स्टोर गए, अचानक से आपका ध्यान कहीं चला गया। ठीक है, तो इस तरह से एक वो बुक थी, एक परमहंस योगानंद की बुक थी, ऑटोबायोग्राफी उनकी, वो भी थी, और फिर एक तो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड था। ऐसे करके कुछ बुक्स ज़रूर थे उस ड्यूरेशन पे जो कि मुझे मेरे सवालों के जवाब दे रहे थे। और उससे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें मैंने उस समय ज्वाइन कर ली थी जो कि स्पिरिचुअली थोड़ा एलिवेट करता है। जैसे कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कर लिया था, थोड़े ही दिन के लिए, जो होता है इनका 7 डेज़ का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन 7 डेज़ में उन्होंने ब्रीदिंग पे जब सिखाया, तो ब्रीदिंग टेक्निक करने में उसमें मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा कि कुछ कनेक्टिविटी है आपकी सोल की, कुछ कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ आपकी होती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपका मेंटोर बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए तो लाइफ में ऐसे ही रहा, यही मेंटोर रहे मेरे। ओके। तो आपने जैसे बोला कि बुक से आपको गाइडेंस मिला है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब बुक वाला जो नॉलेज है वो बुक तक ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में उसका कुछ काम नहीं है। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस, हो सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। ओवर फ्लडिंग ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बुक से पढ़ पढ़ के, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एन एक्शन, डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। वो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। और अगर आप कहीं कोई सिंपल सी बुक उठाए हो लेकिन उसकी 2 लाइन को पढ़ के आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की सोची, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो टू अ लार्जर एक्सटेंट मैं बोल सकती हूँ, जिनका अपना एक्सपीरियंस होगा बुक इज़ फेलियर या बुक से ऐसा नहीं होता है, तो हो सकता है उन्होंने या तो बहुत ज़्यादा नॉलेज ले ली है और स्टोरी बुक की तरह वो बुक्स को पढ़ा है, क्योंकि स्टोरी बुक तो फिर वही होता है, आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, फिर कहानी ख़त्म, और एक्शन बेस्ड नहीं किया उसको, एक्शन नहीं लिया। सेम गोज़ विद द कोचिंग सेशंस दैट आई कंडक्ट। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तो मैं कुछ भी बोलूँ आपके लिए लेक्चर या फिलोसफी होगा, और अगर आप उसको फॉलो करो तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन मेरे लिए पर्सनली यही होता है, देखिए हम सब इंसान हैं, जैसे मैं भी बहुत बड़ी सोई सुपर वुमन तो हूँ नहीं, तो ऑब्वियसली मैंने भी जब स्टार्ट किया होगा कुछ चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की होगी, कुछ चीज़ें नहीं करी होगी। जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई उसका रिजल्ट मुझे नहीं दिखा, जो मैंने किया उसका रिजल्ट मुझे दिख गया। राइट। मैं थोड़ा सा और आपके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगी। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और लाइफ कोच बनना है, इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं कैलकाटा बॉर्न हूँ, कॉन्वेंट में वहाँ पे जब पढ़ रही थी तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि मैं अब्रॉड चली जाऊँ, और या तो मैं बिज़नेस करूँ और या तो मैं कोई बिज़नेस विमेन बन जाऊँ, मतलब कोई अच्छे कॉर्पोरेट में किसी हाई प्रोफाइल पे। अब इजी वे उस ड्यूरेशन पे होता था, आप सॉफ्टवेयर कर लो तो आईटी के थ्रू आप अब्रॉड जा सकते हो। तो मैंने कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा किया, और मुझे ऐसा लगा कि बस मैं निकलूँगी यहाँ से तो सीधा मैं फ़ॉरेन ही ट्राई करूँगी। आई डिडंट हैव अ वेरी वेल्दी वाला बैकग्राउंड उस वे से कि मुझे कोई फ़ॉरेन भेज दे, बट ये था कि जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रही थी कि उसके वे से तो मैं जरूर चली जाऊँगी, कोई भी जॉब आएगा। बट एक अर्ली मैरिज हो गया मेरा एट द एज ऑफ 20, एंड बहुत अच्छे आईटी कंपनी में जॉब मिल रहा था, लेकिन उसको चूज़ नहीं कर पाई मैं, एंड आई हैड टू जॉइन माय हस्बैंड आफ्टर ग्रेजुएशन। तो जब मैं उनको ज्वाइन की तो ऑब्वियसली जो सिटी से वो थे मैं वहीं चली गई, और वहाँ जाके जब स्टार्ट किया तो बहुत ही हम्बल स्टार्ट हुआ, बहुत ही हम्बल। मतलब इंस्टेड ऑफ हैदराबाद, जापान और ये वो ऑप्शंस के बदले मुझे एक छोटे सिटी कानपुर से शुरू करना पड़ा। अब कानपुर में भी मैंने बहुत एक्सेल किया, जो भी किया काम बहुत एक्सेल किया। कॉर्पोरेट में मैं बहुत
बहुत जल्दी राइज़ की, यंग एज में काफ़ी अच्छे उस पे चली जा रही थी, लाइफ चल रही है, कॉर्पोरेट लाइफ, दिल्ली शिफ्ट हुई, गुड़गांव शिफ्ट हुई, मतलब शिफ्टिंग हो रही है सिटीज़ की, जॉब अच्छी जा रही है। एक पॉइंट आया जब मुझे जॉब छोड़ना पड़ा बिकॉज बेटा छोटा था और कॉर्पोरेट की प्रोफाइल मेरी बहुत हाई फाई थी, सैलरी भी बहुत ह्यूज थी, लेकिन किसी दो पेरेंट में से एक को डिसाइड करना था बिकॉज ऑफ द मेट्रो सिटी एंड बच्चा छोटा है। तो मैंने सोचा एक स्टेप बैक मैं करती हूँ, और थोड़े दिन बाद जब कोई अच्छी नानी या कोई ऐसा देखभाल करने वाला मिलेगा तो मैं बैक टू वापस जाऊँगी। उस समय मैं हेड कर रही थी CRM डिपार्टमेंट, एक बहुत रियल एस्टेट की लीडिंग कंपनी थी वहाँ पे। लेकिन वो जो सबैटिकल लिया, तो वो सबैटिकल कभी भी वापस कॉर्पोरेट में मुझे ज्वाइन करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बैक टू बैक कुछ होता रहा ऐसा कि मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जिसमें मैं अपने बेटे को छोड़ सकूं। तो मैंने सोचा कि अब वो 2 महीने से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, वो ड्यूरेशन सबसे लोएस्ट फेज़ था मेरा। उस लोएस्ट फेज़ में मैंने बहुत सीखा लाइफ में कि मैं एम्बिशियस, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं फॉरेन जाके बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी, जब लोग मिल्स एंड बून्स पढ़ते होंगे, मैं बिजनेस टुडे पढ़ती थी। तो वो लेडी को अगर आप बोल रहे हो कि घर पे बैठना है और अब कुछ भी नहीं, और हस्बैंड का जॉब बहुत हेक्टिक है, बच्चा छोटा है, कोई फैमिली अराउंड नहीं है, तो आप कैसे बिताओगे टाइम? तो ऑब्वियसली वो सबसे लोएस्ट फेज था, और उस वक्त मुझे अपना साथ खुद बैठ के देना था, अपने को संभालना था। तो वो एक ऐसा वक्त था जब मैं हीलिंग लाइन में भी एंटर करी थी, अपने को हील करने के लिए, अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट के लिए। और उसी ड्यूरेशन पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे ये भीड़ भाड़ या इस तरह के कॉर्पोरेट जॉब में भागा दौड़ी सुबह रात जाना मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कर रही हूँ बिकॉज आई एम केपेबल, राइट, बट डू आई रियली वॉन्ट टू डू दैट? ग्रेट। मतलब ये सवाल मुझे उसी सबैटिकल टाइम पे आया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं कुछ और चीज़ के लिए बनी हूँ। और छोटेपन से ना, यंग एज में भी मेरे पास फ्रेंड्स एडवाइस लेने आते थे, मैं एडवाइस देती थी, मैं कॉर्पोरेट में भी एडवाइस बहुत दिया करती थी। तो एडवाइस देने वाला कुछ काम होता है, एडवाइस एग्जैक्टली नहीं, लेकिन किसी की लाइफ में आप कुछ बोलते हो और उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, मतलब ऐसा, क्योंकि मैं खुद अपनी कर रही थी उस ड्यूरेशन पे। तो ये कैसे होता है, लाइफ कोचिंग होती होगी ऐसी चीज़ मुझे नहीं पता था। ये भी उस सबैटिकल में जब मैं रियलाइज़ की, तो उसी ड्यूरेशन पे एक लेडी मुझे सिर्फ एक ही दिन के लिए मिली थी, और हम लोग सेम कार्ड रीडिंग करते थे। तो उसके पास फ़ोन आया था खाली एक जगह से कि ये लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन आपको करना है। दैट वाज 2013-14 या 14-15 ऐसे। तो उसने बोला नहीं, मैं सोच के बताती। तो आई हैड जस्ट आस्क्ड हर क्या फ़ोन आया था, क्या होता है लाइफ कोचिंग? तो शी टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है, बट आई एम नॉट प्लानिंग टू डू। देन थोड़े दिन बाद मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे हस्बैंड मुझे कुछ गिफ्ट करते, तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ दिस, मैंने उस पर पूरा रिसर्च किया, मैंने बोला कैन यू पे फीस फॉर मी, आई वॉन्ट टू डू दिस रादर देन गेटिंग अ गिफ्ट, कोई ज्वेलरी या कुछ ऐसे लेने के बजाय आप मुझे मेरे लाइफ कोचिंग का फीस पे कर दो। उन्होंने वो पे किया, बस उसके बाद से मैं इस लाइन में अपने आप एंटर हुई, और मुझे लगा जैसे कि वो लेडी उसके बाद मुझे मिली भी नहीं है, हम लोग मिले भी नहीं है, 2014-15 की बात है। तो वो शायद मेरे से उस दिन इसीलिए मिली थी, उसके सामने वो कॉल आना, वो कॉल उसको रिसीव करना, उसको ना उसने ना बोला, मैंने इंटरेस्ट दिखाया, मैंने पढ़ा उसके बारे में, और मैंने ये चीज़ कर ली। तो मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हो गई 2014-15 में। तो उस ड्यूरेशन पे जब ये लाइफ कोचिंग कर रही थी, तब मुझे लगा कि एक्चुअली में ये सबैटिकल ने मुझे यही रियलाइज़ कराया था, दिस इज़ व्हाट आई वाज मेंट टू डू, rather than वो रैट रेस और पॉलिटिक्स ऑफिस की। दिस इज़ व्हाट मेरा ये जगह था। अगर मेरा वो सबैटिकल नहीं आता तो शायद मैं वही रैट रेस में होती, पैसे पे पैसे आ रहे होते, प्रमोशन पे प्रमोशन हो रहा होता, और मुझे शायद वो मैं कर भी लेती अच्छे ढंग से, लेकिन मुझे अंदर से जो एक खुशी होती है ना, जो मुझे चाहिए, वो रियलाइजेशन नहीं आता। तो लाइफ कोच बनने की जर्नी पूरी ऐसी ही रही। राइट, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि आप उसके लिए कैपेबल थे, लेकिन आप बने थे किसी और चीज़ के लिए। लेकिन ये रियलाइजेशन मतलब बहुत लोगों को कितना भी ट्राई करें नहीं होता है, लेकिन आपको हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद भी जब ऐसा रियलाइज़ हो जाए कि मुझे ये करना है, फिर भी उस चीज़ में इतना डिटरमाइंड रहना, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए नहीं था देखो, लेकिन लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि आई वॉज not in any corporate job. I had to not take any risk
राइट। मेरे लिए कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, मुझे बस इतना ही रिस्क फैक्टर था कि मुझे एक नई पूरी जर्नी स्टार्ट करनी होगी किसी नई चीज़ की, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक फॉर अ जॉब। बट व्हाट अबाउट पीपल दोज हु आर डूइंग जॉब? सो उनको अपना सोल का पर्पस ढूंढने में और उसको आइडेंटिफाई करके पिक करने में उनको बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा उनको सोल का सुनना पड़ेगा। मैंने तो अपने सोल का सुन लिया। मेरे पास अगर उस समय जॉब आ भी रही थी, आई वॉज नॉट ट्राइंग, बिकॉज मुझे पता था ऑलरेडी लूज इन है, वो वाला पार्ट तो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर हो ही चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, अभी मुझे नया लेना है। बट व्हाट अबाउट जिनके पास जॉब है और फिर उनको कुछ ऐसे लाइफ पर्पस पता चलता है, तो उस जगह पे आपको सोल की बात बहुत अच्छे से आपके पास मतलब एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। मेरा क्लियर कम्युनिकेशन बहुत था अपना, उस वक्त तक हो गया था, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग दैट। जो आपके पास अकेला का टाइम होता है ना, वो अकेले बैठना और अकेले का जो टाइम मैंने स्पेंड किया, मैंने सुनना शुरू कर दिया। तो जब सुनना शुरू कर दिया अपने आप को, तो आंसर्स आने लगे कि नहीं ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम खुश होगी, तुम रह पाओगी, या तुम्हें ये इसमें मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगा ये इंडिपेंडेंट काम भी है, ये मुझे सूट भी कर रहा है मेरी पर्सनालिटी के साथ, मैं एक्चुअली में वो काम कर रही हूँ जो मैं इंजॉय करती हूँ। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। आपका खुद का अपना काम है, मंथली सैलरी नहीं आ रही है, तो क्या आप रेडी हो? हाँ रेडी हैं, तो कितना प्रोज है, कितना कॉन्स है, ये सब चीज़ें समझ के एंड फिर फ्लो के साथ निकल गए। वैसा था। हाँ, अभी तो लाइफ कोच के बारे में लोगों ने सुना होगा, लेकिन उस टाइम पर जब आपने स्टार्ट किया था तब बहुत कम लोगों को वेस्टेज लगता था कि फिलॉसफी तो नहीं झाड़ने वाली है, लाइफ कोच मतलब क्या, है ना, वैसा। उस टाइम पर आपने कैसे मतलब ट्रस्ट जीता था लोगों का? सो मेरा फ्रीलांसिंग में ट्रेनिंग भी चलता था कॉर्पोरेट को, तो मैं नॉर्मल कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देने ऐसे भी जाती थी। तो लाइफ कोच इज़ अ वे, अ मेथड है जो आप फॉलो करते हो कोचिंग का, लेकिन अल्टीमेटली बोलते तो आप ही हो। तो ट्रेनिंग में भी आप बोल रहे हो, उसमें भी बोल रहे हो। डिफरेंस ये होता है कि आप उसमें एम्पावर कर रहे होते हो सामने वाले को, या मोनोलॉग होता है। तो ट्रेनिंग में तो मैं ऐसे ही जाती थी। तो जब मैं ट्रेनिंग में बात कर रही हूँ या सेशन ले रही हूँ, तो मुझे एक अच्छे से याद है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एक यंग लड़का मुंबई से था, उसने मुझे बोला कि मैम आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि लेडी संदीप माहेश्वरी बोल रही है। हाँ, आप संदीप माहेश्वरी किसी को पसंद होंगे नहीं होंगे, लेकिन यूजुअली संदीप माहेश्वरी इज सपोज टू बी लव्ड बाय मोस्ट ऑफ उसमें। तो उनको ऐसा लगता था कि मैम बोलती हैं तो लाइफ में चेंजेस आता है, लाइफ ये तो ये लाइफ कोच का काम है कि नहीं ये किसी को नहीं था, लेकिन ये मेन चीज़ था कि अच्छा इनका सेशन अटेंड करो तो अच्छा लग रहा है, इनका सेशन अटेंड करो तो लाइफ में चेंजेस आता है, इनका सेशन अटेंड करो तो एम्पावर्ड फील होता है, या इनका सेशन अटेंड करो तो ऐसा होता है। जब आपकी इतनी एडवांटेजेस उनकी सेशन के बाद आने लगती है, तो आप चाहे लाइफ कोच बोल के एंटर कर रहे हो, चाहे ट्रेनिंग दे के एंटर कर रहे हो, तो उस वक्त आप ट्रेनिंग वर्ड भी यूज़ कर सक रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली डिफरेंसेस लोगों को रियलाइज हुआ जब करवाया गया। कि देखिए ट्रेडिंग में हम लोग ज़्यादातर आके मोनोलॉग होते हैं, जबकि यहाँ पे हम आपको आप ही के संग आपका ही काम करने आपको बोलते हैं। हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं, लेकिन करते आप हो। कितना डिफरेंस है, इतना एम्पावर्ड फीलिंग है कि आप कर रहे हो। मैं आपको बोलूँगी चलो ये पानी का ग्लास उठाओ, और आप मेरे लिए आपके लिए ही बोल रही हो कि तुमको प्यास लगे, चलो पानी का ग्लास उठाओ, और आपको खुद रियलाइज हो गया कि मुझे प्यास लगी, मैं अपना पानी का ग्लास उठाती हूँ। दोनों में फ़र्क है। Yes. तो यही चीज़ है कोचिंग में, यही होता है कि जब हम कोच करते हैं तो आप ही की पावर, आपको पता है आप ग्लास उठा सकते हो, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। आपको इतना एम्पावर्ड कर दिया गया कि यू नो व्हेन यू आर थर्स्टी यू हैव टू पिक दिस ग्लास, आपने उठा लिया। दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन कोचिंग। मैम आपने बोला कि आपने लाइफ कोच बनना है ऐसा चूज़ कर लिया था, लेकिन क्या होता अगर आप उसमें अनसक्सेसफुल होते? देखो मेरा एक सोच है, अगर जो चीज़ आपके लिए बनी है वो कैसे तैसे तो आ ही जाएगी, पेशेंस उतना तो होना चाहिए। नहीं बनी है तो कुछ और बना होगा। तो मैं तुरंत उसके बाद कुछ सोचती कि अच्छा और क्या कर सकती हूँ। मैं वैसी नहीं हूँ कि मतलब मैं इसको लेके रोती रहूँ। तो हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि कितना टाइम आपने दिया, फिर उसके बाद आप और कितना टाइम दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो मैं अगर नहीं सक्सेसफुल होती तो मैं इसी लाइन से रिलेटेड और क्या पॉसिबल है जो मुझे करने में भी आसान है, मैं कर भी सकती हूँ। आसान का इन द सेंस मैं कर सकती हूँ ट्राई, और मेरे लिए वो किसी भी वे से हल्का से भी कनेक्शन है इसके साथ, तो वो और क्या चीज़ है। तो मैं कुछ तो रास्ता निकालती, कुछ पता लगाती, वहाँ फुल स्टॉप नहीं करती। और मतलब अगर अनसक्सेसफुल मैं इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने कुछ कम किए हैं
स्टेप्स कम लिए या प्रैक्टिस कम किया या कुछ रीज़न से, तो ऑब्वियसली मैं उस पर काम करके इसको सक्सेसफुल करती। दोनों में से कुछ भी होता, इधर ये मेरे लिए है नहीं, पहले ये बहुत 2 बार ट्राई किया तो ये है नहीं, फिर भी मुझे इंटरेस्ट आया, तो कुछ तो इसका कनेक्शन होगा, तो मैं कुछ दूसरा कनेक्शन इसी से रिलेटेड ढूंढती। और नहीं तो मेरे खुद के स्टेप्स में कहीं कमी है, तो फिर मुझे अपने स्टेप्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कम है जिस पे मुझे और काम करना है। जब आप अकेले थे उस टाइम पर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मैं घर पर बैठने के लिए नहीं बनी हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये जो अकेलापन है उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। हाँ, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अब ज़्यादा है और भी ज़्यादा है। अगर अकेले बैठ, क्योंकि हम इतने सारे नॉइज़ के बीच में हैं और इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बीच में है कि अभी तो रील भी 1 सेकंड में खत्म, 1 मिनट में नहीं पूरा नहीं देखने का मन करता है, लोग उसको भी स्क्रॉल करते हैं, मतलब 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगने लगा है लोगों को रुकने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जो है उस वक्त तो चलो है ही, अभी भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। अब अकेलापन किसी को नहीं चाहिए। अब दोनों में क्या फ़र्क है, देखो मैं अकेली थी, अकेली इन द सेंस मैं कैसे बोलूँ कि बच्चा छोटा है, हस्बैंड बिजी हैं, मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं भीड़ के बीच में हुआ करती थी, जॉब करती थी, लोगों से मिलती थी, उसके कंपैरिजन में एक अकेलापन था। ठीक है, घर पे अकेली हूँ, बच्चा क्या समझेगा आपकी फीलिंग उस वक्त, हस्बैंड बहुत बिजी होते थे, तो आप क्या करोगे? वो जो अकेलापन है, वो अकेलापन 2 तरह के थॉट्स में जा सकता है। या तो आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए एक गाइड होगा, या तो आपको बिल्कुल नेगेटिव दे देगा, एकदम पेसिमिज्म जो बोलता है कि लाइफ बेकार है, बिल्कुल विक्टिम वाला बना देगा कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। और ऑब्वियसली ये मिक्स्ड ही था मेरे लिए भी, बिकॉज मैं कोई ऐसी नहीं थी कि हाँ बस बैठी कोई बात नहीं, मैं पहले से ही सेंट हूँ, बहुत सॉर्टेड हूँ, नहीं, मैं भी सोच रही थी कि ये लाइफ क्या चल रही है, ये मैं ऐसी हूँ नहीं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी, इट हैज़ टू बी चैनलाइज्ड, बिकॉज आई हैव पास्ट में मैंने बहुत अच्छे सक्सेस दिए थे कॉर्पोरेट में, और मैं इतनी एम्बिशियस हूँ, तो ये सारी एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है? सी आपकी एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होगा तो वो नेगेटिव ही जाएगा। इट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड इन आइदर वे। आप या तो मेडिटेशन कर रहे हो, या तो अच्छे लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, या वॉक कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो कि जो आपकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज हो रही है। लेकिन जब वो एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी तो वो नेगेटिव ही जाता है, वो उल्टा ही जाएगा। अब वो उल्टा जब जा रहा है तो सोल्यूशन है क्या? पेसिमिज्म जा रहा है, तो मैं आपको रियल एग्जांपल बता सकती हूँ, मेरे बॉडी और मेरे हेल्थ पे आया। क्योंकि बॉडी की जो भी डिजीजेज होती है वो साइकोसोमैटिक होता है। आप लुइस hay की अगर बुक पढ़ोगे तो उसमें पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, आप अगर दुखी हो तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हार्ट पे आपको कुछ तो थोड़ा डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरे बॉडी पे भी आया, एंड मेरे बॉडी पे जब इस तरह से अकेलापन, दुख होना कि मैं क्यों नहीं अपना यूटिलाइज कर रही हूँ, मेरा टाइम क्यों नहीं मैं अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर रही हूँ, गिल्ट होता है आपको रिपेंटेंस होता है, आपको एक फियर आ जाता है, तो आपका पूरा ही बॉडी हिल गया होता है उस वक्त। और वो उस वक्त जब हिल गया था तो डॉक्टर के पास चक्कर चालू हो गई। डॉक्टर कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ निकले तो वो आइडेंटिफाई करे। उसने मुझे 50 दवाइयाँ भर के दे दी। लेकिन देखो, बिकॉज ऑफ दैट टॉकिंग विद इन, या अपने सोल से बचपन से जो एक आदत थी थोड़ा बहुत कनेक्ट करने का, वो सोल अंदर से बोला, रंजना यू डोंट हैव टू टेक दीज मेडिसिन्स। ऐसा लगेगा सोल बोल रहा है, मुझे सच में ऐसा लगा सोल बोल रहा है ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। और इतना हस्बैंड ने बोला कि दवाई नहीं लोगे तो कैसे होगा, लेकिन मुझे ऐसा बोला नहीं तुम्हें दवाई नहीं लेनी है। तब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि थॉट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, हीलिंग कुछ होती है क्या। तब ऑल्टरनेटिव हीलिंग, रेकी एंड ऑल दो सीखा मैंने, अपने को हील किया, क्योंकि पता है थॉट से ही सब कुछ हो रहा है। तो ये जिसको मैं अकेलापन बोल रही हूँ और इतना मैं परेशान हो रही हूँ, क्या मैं इसको ऐसा समझ सकती हूँ कि ये वक्त, ये समय मुझे कुछ सिखा रहा है और मुझे एक्सेप्ट करना है। तो मैंने इसकी पॉजिटिविटी चीज़ें शुरू कर दी खोजना। पहला पॉजिटिव मुझे मिला कि मैं अपने एक छोटे से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जो मैं भागा दौड़ी में नहीं कर पा रही थी। अब किसी सामने वाले के लिए वो बेवकूफ़ भी हो सकता है ऑप्शन। कोई बहुत अच्छे मेरे जो एट पार कलीग होंगे, जो प्रमोशन ले रहे होंगे, वो बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी है, वो मुझे यही बोलेंगे। बट मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त मुझे जब अपना बेटा दिखता था, मुझे लगता है यार भगवान ने मुझे चांस दिया है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग
इधर उधर भाग रही हूँ, जॉब, सैलरी, प्रेशर, टारगेट्स और ये वो, मैं एक अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है अभी कि कोई मेरे बेटे को देख सके। तो लेट मी बी फ्रेंड्स विद द सिचुएशन, जो भी है उसके साथ सेटल कर लेती हूँ मैं। तो मुझे ये अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकती हूँ मैं? क्या मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ जो मुझे शौक था पहले लेकिन कर नहीं पाई, जैसे पेंटिंग, राइटिंग? क्या मैं कर सकती हूँ इस वक्त को यूज़ करके? चैनलाइज ही करना एनर्जी, कुछ कोर्स जो मुझे आगे जाके हेल्प करेगा। तो मैंने ऐसी चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में बनानी शुरू कर दी कि मुझे ये कोर्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म करना है, मुझे ये 2-3 बुक्स ख़त्म करने हैं, मुझे पोएम्स लिखने हैं, मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेट लाइफ फ्लो, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। बिकॉज आई हैड द प्रिविलेज कि मेरे घर पे कोई अर्न कर रहा है। अगर यहीं पे कुछ दूसरा चीज़ होता तो शायद मेरी थॉट दूसरी होती, मेरी सिचुएशन के हिसाब से। अभी मेरे पास सिचुएशन ऐसा था, भगवान ने मुझे ब्लेस किया। आई स्टार्टेड लुकिंग द ब्लेसिंग पार्ट कि माय हस्बैंड इज अर्निंग ना, आई हैव अ स्मॉल किड, लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो। तो मैंने ऐसी चीज़ों को करना शुरू किया। तो वो अलोन जो था, वो लोनलीनेस जिसको बोलते हैं कि लोग की लोनलीनेस, वो लोनलीनेस धीरे धीरे शिफ्ट हो गई और मुझे अपनी कंपनी मज़ेदार लगने लगी। इंस्टेड ऑफ हैंकरिंग आफ्टर कि मैं किट्टी ज्वाइन कर लूँ, किसी के पीछे भागूँ, ये करूँ, वो आप क्राउड में भी अकेले हो सकते हो, राइट? तो मुझे वो क्राउड में अकेलापन ही महसूस होता, तो मैंने वो चीज़ चूज़ ही नहीं किया। मैंने बोला ये जो अकेलापन है ये मुझे ब्लेस लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो ये अकेलापन वो वाला नहीं है, लोनलीनेस वाला नहीं है। ये स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ, which can be being alone, but can be fruitful and productive as well. जैसे कि आपने बोला कि आपको भी उस टाइम पर थोड़ा सा गिल्ट था। हाँ, तो ऐसे गिल्ट ट्रिप में बहुत सारी विमेन है जो आजकल होती है हाँ। और उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। अगर उनके लिए आपका कोई मैसेज है तो? क्योंकि गिल्ट एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है, हर एक की लाइफ भी अलग है। कौन किस लिए गिल्ट में है, क्या चीज़ के लिए गिल्ट में है, ये बहुत समझना मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा कोई गिल्ट है कि आप बच्चे के लिए जॉब छोड़ना पड़ रहा है और आप वापस नहीं जा पा रहे हो, आपको गिल्ट है कि मैं घर पे बैठी हूँ, मैं अपने लाइफ के साथ कुछ नहीं कर पा रही हूँ, एक ये। दूसरा गिल्ट होता है बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, तो गिल्ट होता है कि बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। अगर ये दोनों गिल्ट वुमेन को यूजुअली रहता है, मुझे भी था, मैं भी जॉब तो करती थी ना जब वो था छोटा, तो गिल्ट होता था मुझे कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से जो भी गिल्ट है, पहले तो अपने को ब्लेम करना तो बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप ही अपने को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है? आप इससे ये क्या बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसके कारण आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो अभी जॉब में, क्या सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है? कुछ सच में बिल्कुल दिल से पूछो तो शायद आपके पास खुद जवाब आएगा, नहीं ये वर्स्ट केस तो नहीं है। बच्चे को आप किसी के पास अच्छे से छोड़ के जा रहे हो और जॉब कर रहे हो, तो भी क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो है? कोई देखने वाला है जिसको आप अफोर्ड कर सक रहे हो, पे करते हो, भगवान ने आपको ब्लेसिंग दी है उस चीज़ की, आप पे करके रखे हो, वो बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है या मासी के साथ है, और आप उसको छोड़ के जा रहे हो, तो क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो है? नहीं। तो जब आप दोनों ही केस में वर्स्ट केस सिनेरियो से बाहर आ जाते हो, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने लगते हो सिचुएशन क्यों ऐसा है, तो आप अपने आप को गिल्ट से बाहर ला सकते हो। क्योंकि जब वर्स्ट केस नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या करना चाहिए, क्या सही लग रहा है, किसी का भी वर्स्ट केस नहीं है, ना मेरे बच्चे का है ना मेरा है, तो फिर मैं अपने को गिल्ट में रखूँ ही क्यों? इसके कौन से और ऑप्शंस हो सकते हैं? दो आप हो सकता है किसी दिन आप जल्दी आके बच्चे के साथ खेल लिए, ये एक ऑप्शन आपने बनाया, या आपने बोला मैंने जॉब नहीं किया, ये वर्स्ट केस सिनेरियो तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो इसके अलावा? आप खुद पूछो। तो इसके अलावा मैं फ्री का शायद कोई ट्रेनिंग दे सकती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग फ्रॉम माई एडुकेशन। तो आप पैसे के लिए भी हैंकर नहीं कर रहे हो, आप कहीं जॉब भी नहीं जा रहे हो, और साथ में आपने फ्री का किसी को ट्रेनिंग सेशन दे दिया, किसी की लाइफ चाहिए, वो आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन दे दिया, तो आपको वो भी मिल गया, प्लस वर्स्ट केस सिनेरियो भी नहीं है। तो इस तरह से आप खुद ही अपने से सवाल करके उस चीज़ से बाहर आ सकते हो, क्योंकि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ये गिल्ट शेम होती है। सो द मोमेंट आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। ओके। आजकल एक वर्ड बहुत चल रहा है, मैनिफेस्टेशन।
बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैनिफेस्ट कर दिया तो फिर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो एक्शन लेना ही अवॉइड करते हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, मैनिफेस्टेशन इज़ रियली अ वेरी इन टर्म राइट नाउ। इतनी नॉलेज हो चुकी है बाहर यूट्यूब में, पॉडकास्टिंग से इतनी सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है ओवर फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बहुत लोग इससे बहुत सरफेस लेवल पे ट्राई करना चाहते हैं। अब सरफेस लेवल पे ट्राई करते हैं तो होता नहीं है, एग्री। और रूट लेवल पे करने का मेहनत करना नहीं है किसी को। तो इसीलिए ये वर्ड अभी सिर्फ वर्ड तक ही रह गया है। लोग सब बोल रहे हैं, फैशन में भी हो गया, ये भी हो गया। इम्पैक्ट जिन पे हुआ होगा वो शायद वही लोग होंगे जिन्होंने जड़ से अपने ऊपर काम करने की कोशिश की होगी। तो हर गुरु जो मैनिफेस्टेशन बता रहा है वो सही बता रहा है या मैनिफेस्टेशन होता है, ज़रूरी नहीं है। हर कोई जो मैनिफेस्टेशन सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट ही होंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। सभी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, बट ये इन टर्म है, ये फैशन का टर्म है और इसको बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन सिंपल लैंग्वेज में मैं यही समझ सकती हूँ कि अगर आपके पास मिनरल वाटर का बॉटल है राइट। और एक मिट्टी का पानी है जिसमें ग्लास है, कांच का ग्लास है, पानी है, लेकिन उसमें थोड़ी मिट्टी है उसमें, तो वो पानी क्या आप पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, क्योंकि वो मिट्टी का पानी है। मैं आपको बोलूँगी प्यास लगा है ना, कोई बात नहीं, मिनरल वाटर है, मैं उसको डाल देती हूँ उसी पानी में। मिनरल वाटर है तो डाल रही हूँ, आप पी लो। आप बोलोगे कि कैसे पी सकती हूँ, नीचे तो मिट्टी है, आप मिनरल भी डालोगे तो भी तो मिट्टी ही मिट्टी होगी, मैं तो पी नहीं पाऊंगी। राइट। वैसे ही मैनिफेस्टेशन है, जब आप सरफेस लेवल पे काम करते हो तो अंदर की जड़ में क्या है आपने नहीं देखा, आप उसको तो निकाल नहीं रहे हो, ऊपर से मैनिफेस्टेशन के एफर्मेशन ये वो सब कुछ आप डाले जा रहे हो और फिर होगा नहीं, आप फ्रस्ट्रेट भी होगे और जो सिखा रहा है वो भी गलत बोल रहा है और जो आप सीख रहे हो वो भी गलत सीख रहे हो। तो बेटर है पहले हील कर लो अपने आप को। कोई मैनिफेस्टेशन है क्या, कोई एक चीज़ जो आप चाहते हो वो हो जाए। अब वो हो जाने के लिए कितनी एनर्जी के साथ आप उस चीज़ को चाहते हो, कितना पैशनेटली चाहते हो, उसके लिए कैसे आप काम कर रहे हो, या आप कैसी आपकी थॉट्स से वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, यही है मैनिफेस्टेशन। और जब आप थॉट्स ही वैसे नहीं रख रहे हो, आप उन लोगों के बीच में उठ के बैठ भी नहीं रहे हो, आपने अपने जो पुराने थॉट्स है जो कचड़े जैसे बन चुके हैं उनको नहीं निकाल रहे हो, तो आप चाह के भी 5 अच्छे एफर्मेशन बोलो तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा वो। तो मैनिफेस्टेशन जो फैशन वर्ड है इसको सही ढंग से समझना, सही ढंग से समझ के रूट लेवल पे काम करना, इतना डीप काम में ऐसा काम नहीं है कि आप बिल्कुल कर नहीं सकते। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल। आप कहते हैं ना कभी कभी फेक करो तो भी आप बोलते रहो फेक करो हो जाएगा। ऑब्वियसली ये भी होता ही होगा कि आपका तबीयत किसी का ठीक नहीं है और आप बार बार बोल रहे हो मैं अच्छे हेल्थ में हूँ, मैं अच्छे हेल्थ में हूँ, लेकिन आप सच में दिल से फील कर रहे हो कि आप अच्छे हेल्थ में हो। तो उस हेल्थ के लिए भी आप काम कर रहे हो, साथ में अपने आप को एक पॉजिटिविटी दे रहे हो कि हाँ मैं अच्छे हेल्थ में हूँ, तो शायद ये दोनों मिलकर काम करेगा। लेकिन आप दिल से बिल्कुल बांध के चल रहे हो कि आप अच्छे हेल्थ में नहीं हो, आप बार बार बोल रहे हो कि मुझे मैनिफेस्टेशन में मैंने सीखा है मैं डिवाइन हेल्थ में हूँ तो डिवाइन हेल्थ में हूँ। शायद 1% कुछ चेंज होगा बोलने से खाली, लेकिन मुझे लगता है रूट लेवल पे तो वो वहीं का वही है। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन एक ऐसी वर्ड हो गई है जो कि कुछ ज़्यादा ही फैशन पे आ गया है। मुझे ऐसा लगता है। आप जब सेशंस लेते हैं उस टाइम पर आप क्या क्वेश्चंस पूछते हैं अपने क्लाइंट से जिसकी वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे एक क्वेश्चन से तो नहीं होता, 2 चीज़ें ज़रूर पूछा जाता है उससे उनसे कि आप इस जर्नी के लिए रेडी हो, मतलब अकाउंटेबल हो उसके लिए आप, क्योंकि आप ये बोलोगे कि आप चेंज कर दीजिएगा मेरी लाइफ, तो पहला ही नो हो गया। मैं तो नहीं करूँगी, आपको मैं हेल्प करूँगी, मैं कैटलिस्ट हूँ। आप रेडी हो अपने ओनरशिप लेने के लिए। अभी रिसेंट का ही केस है कि किसी को मैंने प्रीलिम क्वेश्चनर भेजा था, उसको करना था, लाइफ कोचिंग करना है, उसने वो 4 दिन हो गए उसने वो क्वेश्चन नहीं भर के दिया। तो आपको पहला ही स्टेप पता चल जाता है कि उस पर्सन को वो रेडी ही नहीं है अभी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। तो पहला ये कि आप अकाउंटेबल हो, आप रेडी हो, आपको ये जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप कितने मोटिवेटेड हो, ये चेक हम ज़रूर करते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप स्पिरिचुअली आते हो कि मुझे स्पिरिचुअल चेंजेस या मुझे पर्सनल ट्रांस, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, ये है, वो है, या और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो जो वॉइड है ना उसके सवाल ज़रूर हम लोग पूछते कि आपको क्या अभी तक आप आइडेंटिफाई करके रखे हो कि आप
आए क्यों इस दुनिया में, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस। कभी आपको ऐसा सवाल आता है, बट डू यू नो रियली आपको क्या चाहिए, या आप खोज रहे हो ऐसी कोई चीज़। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हम लोग पूछते हैं कि इस तरह से जानने के लिए कि वो किस लेवल पे अभी है, अकाउंटेबिलिटी लेके ऐसी चीज़ों में चेंज होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। क्योंकि आप इधर चेंज होगे तो बाकी चीज़ों पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, आपके काम पे भी आएगा, आपके रिलेशंस पे भी आएगा, आपकी हर एस्पेक्ट पे आएगा। जिस दिन आप इसकी जगह पे क्लैरिफाई हो जाते हो तो आप उधर के सारी जगह पे आप हैंडल करना शुरू कर देते हो अच्छे से। तो ऑब्वियसली ये 2 बेसिक चीज़ें तो ज़रूर हम जानना चाहते हैं। ओके। कुछ भी नया सीखने के लिए क्या अनलर्न करना ज़रूरी होता है? ईगो टू कंट्रोल। ओके, वो क्या है? अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आप अर्न करना चाहते हो, मेरे को तो सब कुछ आता है या मुझे कौन सिखाएगा, हाँ मैंने तो बहुत हायर एजुकेशन ली हुई है, इनसे भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई, इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा, और मैं चाहूँ तो मैं ऐसे कंट्रोल करूँ तो ऐसा हो जाएगा। ये जो कंट्रोल, ईगो, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। बहुत बार आपका ईगो हर्ट होगा इस जर्नी में, बहुत बार। आप कितना भी कोशिश कर लो कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, ऐसा ऐसा काम होता है और ऐसा ही होता है, कई बार आपकी ये चीज़ें भ्रम टूटेगी, आप बिल्कुल इम्परफेक्ट दिखोगे। आपको वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जिसको लेके आपको ऐसा लगता होगा यार मैं ऐसे नहीं हूँ। इस टाइप का सवाल जो ईगो में बोलते हैं, मैं मेरे साथ नहीं, मैं तो ऐसा नहीं। ये चीज़ें बहुत अनलर्न करनी पड़ती है आपको, मतलब अपनी ईगो, अपना हाई लेवल का नॉलेज, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक जैसे बोलते हैं ना प्योर पायस नाइफ, जैसा आप अगर एंटर करके चीज़ें चेंज करना चाहोगे तो आपको और मज़ा आएगा। आप समझोगे कि ये चीज़ ऐसा है, इसको अच्छा ऐसा भी करके देखा जा सकता है, या उसको छोड़ के थोड़ा देखा जा सकता है, लूजन अप करके अपने आप को। ओके। जब आप सेशंस लेते हो तब ऐसा कुछ मतलब सवाल आता है कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, मैं जानता हूँ ये हाँ सब? हाँ आता है, 100% तो आता आपने है। इसमें नया मैंने बोला ना ईगो, हाँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक सेशन लेडीज़ का ही लिया हुआ था, तो उसमें काफ़ी रिटायर्ड प्रिंसिपल और ये लोग भी आए थे, हर एज ग्रुप के लोग आए थे। तो 5 या 7 में ऐसा होता ही है कि 3-4 रिटायर्ड प्रिंसिपल है, सब कुछ है, बट दे वर इमोशनल, दे वर टेकिंग इट वेरी नाइसली। लेकिन उसमें मेरी ही एज ग्रुप की एक लेडी थी, शी इज़ अ होम मेकर, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, बट शी कुड नॉट टेक, एवरी लाइन के बाद शी वॉज सेइंग दिस लाइन कि ये तो यार ये सब तो मुझे पता ही था, ये तो मैं करती हूँ, तो मुझे आता ही है। एंड द ओनली थिंग विच यू लर्न ड्यूरिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज टेक पीपल वेरी लाइटली व्हेन दे आर टॉकिंग लाइक दिस। इट इज़ नॉट कि आपको हर्ट होना चाहिए कि अच्छा ये तो मैं सिखा रही हूँ, और ऊपर से तो हम भी ऐसे करते हैं, हम स्माइल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है अभी आप बहुत ही उस स्टेज पे हो, आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे कि ऐसा बोलना भी बहुत लिमिटेड सोच लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सीखने के बजाय आप आपका ईगो शुरू हो रहा है बोलना। तो आप जितना खुलकर बैठ जाओगे इस समय कि नहीं मुझे तो सीखना है, चाहे सामने वाला मेरे सामने कोई बच्चा ही क्यों ना हो, आपको अगर उस बच्चे से भी कुछ सीखना। मैं कई बार नॉर्मल कभी कैब लेती हूँ, या मैं कभी भी अपनी गाड़ी से नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ऑटो भी ले लिया कहीं पे, कई जगह ऐसा जाना है जहाँ कैब या गाड़ी नहीं जानी है, तो मैं उस कैब ड्राइवर से भी अगर बात कर रही हूँ ना, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न। और ये मेरे साथ पुणे में हुआ था, बिकॉज पुणे में एक बार मैं पूरा कुछ कहीं जाना था, आई वॉज न्यू टू पुणे, आई टुक अ ऑटो एंड दैट पर्सन ने मुझे 741 नंबर का एक लॉजिक दिया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा सुन के। सो द मोमेंट आप अपना ईगो, आप सोचोगे अरे ये तुम कौन होते हो बोलने वाले, राइट। तो वहाँ आप एंड हो जाते हो। तो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे लोग आते हैं, लेकिन फिर ठीक है, all kind of people, and they learn also, then later they understand and they themselves change उसके बाद slowly। अगर किसी को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब क्या प्रोसेस और स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे? एक दो चीज़ तो पक्का है कि जहाँ हो, जैसे सिचुएशन में हो, अच्छे बुरे पहले तो एक्नॉलेज कर लो, भागो मत उससे। बुरा भी चल रहा है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, प्लीज़ एक्नॉलेज, डोंट एस्केप। सेकेंडली, जैसे मैंने वो ग्लास वाला दिया था, खाली करना बहुत ज़रूरी है। खाली करोगे तभी मैं कोई नई चीज़ डाल सकूँगी। राइट। खाली करने का मतलब है जो जमा कचरा कूड़ा जो भी दिमाग में भरा पड़ा है उसको खाली करने का मतलब है ईगो हटाना, राइट। उसको होल्ड करके रखना वो चीज़ों को। और वो आप कब कर सकते हो, जब आप अकेले बैठना शुरू कर सकते हो, जब आप अपने संग टाइम स्पेंड करने में घबराते नहीं हो, जब आप अपने सवाल खुद से करके खुद से जवाब खोजने के लिए तैयार होना चाहते हो। ये 2-3 चीज़ें आपको मान के चलना पड़ेगा कि खुद से बैठना है, खुद के संग,
बैठना है, ये तुम्हें सीखनी पड़ेगी। राइट। क्योंकि कई जवाब आप इधर उधर 10 लोगों से पूछते हो, लेकिन आपका खुद का हायर सोल जानता है सब बात, तो वो खुद ही जवाब दे देता है, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते, कोई बैठना ही नहीं चाहता है अपने संग। तो ये 2-3 चीज़ें ज़रूर उनको करना चाहिए कि खुद बैठना, साइलेंस को एम्ब्रेस करना, हमेशा नॉइज़ नहीं चाहिए सब जगह। तो साइलेंस, आपको कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रीदिंग, आपका ब्रेथ का ही आवाज़ आ रहा है, आप बैठे हो बस कुछ नहीं कर रहे हो, 5-10 मिनट आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करो। ये 2-3 चीज़ें तो मस्ट है राइट। टू एम्ब्रेस एंड टू स्टार्ट। आपकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको जनरली क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं बुक्स के लिए, और आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये बातें मैंने बुक्स में लिखी हैं लेकिन अभी भी शायद लोग ये नहीं समझ पाएंगे? बुक में मेरी 2 बुक सोलो है, बाकी तो काफ़ी एंथोलॉजी और ये सब गई है। लाइफ अनप्लग्ड कनेक्ट टू द डिविनिटी विद इन 2019 में आया था। तो वो बुक मेमोयर एंड प्लस सेल्फ हेल्प का है, और सेकेंड आया था लोटस ग्रोज इन मड, ये 23 में आया था। तो पहली बुक जब मैं लिखी थी, मैंने तब लिखा था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो उस ड्यूरेशन पे 1-2 साल मुझे, हालांकि बहुत एज में वैसे ही हुआ था, बट आई वॉज क्लोज टू हिम एंड आई हैड वॉच्ड एवरीथिंग। मेरा मतलब मैं उनको लास्ट मोमेंट तक देखी, हॉस्पिटल और ये सब, तो बहुत सवाल मेरे अंदर ही खुद बहुत ज़्यादा रहते। मुझे डेथ से बहुत डर लगता था बचपन से ही, कि पेरेंट्स की डेथ होगी तो मैं कैसे देखूंगी, मतलब इस चीज़ का डर हर एक को होता है, मुझे भी बहुत होता था। लेकिन भगवान ने मुझे ही सब भाई बहनों में पापा के एकदम क्लोज उस वक्त कर दिया जब उनका लास्ट वो स्टेज था। तो फिर मैं ट्रैवल करके वहाँ गई, उनके पास ही थी, मुझे नहीं पता था ये लास्ट वीक ही होगा उनका, ऐसे ही गई थी मैं नॉर्मली, और फिर स्टेप्स ऐसे ही बनना शुरू हो गए, और फिर लास्ट उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, उनको हाथ पकड़ के बैठना उनके साथ, और मतलब सब कुछ मेरे सामने हुआ। तो जब ये सब चीज़ें मेरे सामने हुई तो मुझे ऐसा लगा, अरे मैं तो बचपन से ऐसा सोचती थी कि मैं ये चीज़ देख नहीं पाऊँगी, और भगवान ने मुझे क्यों दिखाया सब। तो और भी भाई बहन थे, सब थे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों इतना क्लोजली दिखाया। और अब वो जो चीज़ होता है ना, जो डेथ का फियर मैं इतने दिनों से रखी थी, वो डेथ का फियर तो गया, उससे ज़्यादा सवाल बहुत सारे आ गए कि हम लोग इस फैमिली को क्यों चूज़ करते हैं, पापा और मम्मी के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, मैं क्यों इस फैमिली में आई, मेरा क्या पर्पस था लाइफ का, पापा का क्या पर्पस था, अब पापा गए तो अब कौन से, अब तो कोई जन्म में मुझे भी नहीं पता कब मिलेंगे। इतने सवाल का जवाब मैं बहुत दिन लगा मुझे समझने में, मैं लिखती जाती, कभी भगवद गीता खोल के पढ़ रही हूँ, कभी कहीं से नॉलेज ले रही हूँ। ऐसी ड्यूरेशन पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी ने बोला कि मेरी लाइफ के जो काफ़ी चैलेंजेस है, तो मम्मी ने मुझे एक बार ऐसे ही सजेस्ट किया कि बेटा तुमने इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी और खुद की मेंटर बनी हो, खुद ही सब कुछ संभाला है, तुम्हें कुछ तो ऐसा लिख देना चाहिए जिससे किसी और की ज़िंदगी में चेंज हो। तो वो ड्यूरेशन पे मैं ऐसे ही बहुत सारे सवाल कर रही थी, अपने आप से लिख ही रही थी, प्लस ये जर्नल्स भी थे मेरे बने हुए और जिसमें मैंने अपनी लाइफ की पूरी लिखी थी। तो सबको कंबाइन करके मैंने सोचा चलो बुक लिख लेते हैं, जिसमें मेरी वीकनेसेस भी हैं, मतलब मैंने सिर्फ अच्छी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोली है हाइपोथेटिकल, मेरे खुद के लाइफ में कितनी वीकनेसेस आई, कब मैंने कैसे अपने को खड़ा किया। जैसे तुम्हें जज करना है, आप रीडर एज अ तो जज करो, या तो सीखना है तो सीखो, लेकिन मुझे शेयर करना है। तो जब मैं ये बुक लिख रही थी तो उस ड्यूरेशन पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा, प्रारब्ध है जो आपको समझना पड़ेगा। रिलेशंस कार्मिक होते हैं, डेथ इनएविटेबल है, लिखी हुई है किसकी कब कहाँ कैसे। रिलेशंस हम चूज़ करके आते हैं अपना कर्मा ख़त्म करने के लिए। प्रारब्ध के हिसाब से हमें चीज़ें मिलती है, चैलेंजेस अच्छे बुरे सब कुछ मिलते हैं। जितनी जल्दी हम ये बात समझ ले उतनी कॉम्प्लिकेशन से हम बाहर हो जाएंगे। तो बुक में मैंने रियल ग्राउंड पे इतना भगवद गीता जैसा हाई लेवल पे तो नहीं बता सकती थी, तो मैंने अपनी एग्जाम्पल्स और अपनी चीज़ों के हिसाब से बताई कि भैया मेरी जर्नी में मैंने तो ऐसा ऐसा सीखा, मुझे कई जगह पे माफ़ इतना ज़्यादा डीपली करना पड़ा है लोगों को। तो फिर मैं ये सोचती थी ऐसे सिचुएशंस आते ही क्यों हैं। तब पता चलता है कि भैया आप तो कार्मिकली इन्वाइट किए हो लोगों को, अब आपको कैसे हैंडल करना है। ये चीज़ उस वक्त भी ज़रूरत था, पहले भी और अब के वक्त में और ज़्यादा, क्योंकि हम अब और जो AI और ये वाली इस जनरेशन में जी रहे हैं, इसमें पेशेंस लेवल बिल्कुल धीरे धीरे जो कम हो रहा है। तो ये समझना कि कुछ चीज़ें प्रारब्ध से होती है, कुछ कार्मिक होती है, ये उतना ही उनके लिए थोड़ा हाइपोथेटिकल और फिलोसॉफिकल होगा, बट सरप्राइजिंगली बहुत लोग यंग जनरेशन में अब ये चीज़ें समझना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक समझो सोलेस है, शांति है। आपको अगर पता है कि आपने
मैं छोटा एग्जांपल दे सकती हूँ कि 10,000 का किसी ने कोई चीज़ खरीदी, उसको पता नहीं, लेकिन किसी भी तरह से वो 10,000 का चीज़ कहीं गिर जाता है उससे रास्ते में, 10,000 मायने रखता है। राइट। अब वो 10,000 का जो चीज़ गिरा तुम्हें पता नहीं चला, तुमने नहीं गिराया है, लेकिन तुम गिल्ट में, शेम में, रिपेंटेंस में, गुस्से में, कितने सारे लो फ्रिक्वेंसी की इमोशंस को लेके इतना रोए हो, इतना परेशान हुए हो। और अगर तुम्हें इसका सब्स्टिट्यूट ये पता चल जाए कि शायद जब मुझे पता ही नहीं कैसे गिरा, कहाँ गायब हुआ, मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ कि भगवान अगर ये मुझे मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो ये मेरे किस्मत में अभी यही था कि ये किसी और के हाथ जाना था, मेरे हाथ से गिर गया। क्या चीज़ आपको आराम देगा? कितना भी चिल्ला चिल्ली कर लो, झगड़ा कर लो, गुस्सा कर लो, ये वो, अपने को गाली दे लो, कुछ भी दे दो, वो चीज़ आ गई क्या आपके पास? तो ये रियल लाइफ में उतनी ही ज़रूरी है, कोई साधु संतों वाली बात नहीं है, रियल लाइफ में ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप अपना कर्म कर सकते हो, रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, डिटैच होना। तो ये मेरे बुक में है, लाइफ अनप्लग्ड में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें, इवन लोटस में भी है। लोटस हीलिंग के बारे में ज़्यादा बात करता है, लेकिन ये चीज़ मैंने दोनों में पेस्टर किया है, दोनों में इम्पोर्टेंस दी है इस बात की। ओके, आपने पास्ट लाइफ के बारे में भी बात की, तो आप मानते हैं कि पास्ट लाइफ? हाँ, बिल्कुल होती है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बट मुझे ऐसे कई बार, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब ट्राई नहीं किया, बट आई एम इंटरेस्टेड। बट मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ से ही कुछ रिलेशंस आप मांग के आते हो, किसी के साथ कुछ पेंडिंग रहता है। आपका जो भाई है वो हो सकता है उस वक्त पिछले जन्म में एक भाई नहीं हो। अगर समझिए कोई भाई बहन का रिलेशन है और वो अच्छा नहीं है, आप बार बार सोचते रहते हो, अरे क्यों है, मैं भाई बहन है, ब्लड रिलेशन है, क्यों अच्छा नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है। ज़रूर कुछ पास्ट लाइफ में होगा, वो आपका भाई नहीं होगा, उस वक्त आप उसके कोई दुश्मन होगे, आप उसके कोई दोस्त होगे जो धोखा दे दिए होगे, अब वो भाई बन के आपको परेशान कर रहा है। तो जब आपको कुछ, आप इस तरह की चीज़ों से एनालाइज करने लगते हो, तो पता नहीं गुस्सा शांत हो जाता है, फॉरगिवनेस आ जाता है बहुत नेचुरल फॉर्म में। तो इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि जब आपने कुछ किसी के साथ बुरा नहीं किया और इस जन्म में आपके साथ अचानक से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, या आपको सब कुछ ब्लेसिंग के वे से मिला है, आपका घर, आपका ये आपको दिख रहा है, आप सोचते हो कि यार मैंने ऐसा क्या कर्म किया, मुझे इतना अच्छा ये मिल गया, ये क्यों? तो कुछ तो आपने कर्म किए होंगे पहले भी, जिसके कारण आपको इस जन्म में भी अच्छी चीज़ें मिल रही है। कोई कई होता है कि बॉडी डिसफिगर्ड होती है, कभी कुछ होता है, वो नहीं मिला तो इसका मतलब ब्लेसिंग ही है ना। राइट। बहुत वे से। ओके, तो पास्ट लाइफ के जो डिसीजंस या फिर कुछ भी होगा वो प्रेजेंट लाइफ में भी अफेक्ट करता है? हाँ, कुछ करता है कुछ चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पास्ट लाइफ, आप वो वाले पॉइंट से बोल रहे हो ना कि पास्ट लाइफ की, पास्ट लाइफ, हाँ, उसके डिसीशंस नेचुरली, क्योंकि उस समय आपने जो किया होगा उसके हिसाब से आप रिलेशंस चूज़ करते हो, उस तरह के आप इंस्टेंसेस और इवेंट्स चूज़ करते हो, क्योंकि हमें याद नहीं होता एज अ सोल। और अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज इस ढंग से करते हो तो आप आज के प्रेजेंट सिचुएशन को हील बहुत आराम से कर सकते हो। फिर ये कि शायद ऐसा हुआ होगा, तो चलो मैं इस बार ये गलती दोबारा ना करूं। जैसे किसी ने आपके साथ धोखा दिया और आपको लगा मैंने तो कभी धोखा नहीं दिया, अब आपके पास दो रास्ता है कि मैं भी धोखा दूंगी अब इसको, और दूसरा है कि मैंने कुछ पिछले जन्म में किया होगा जिसके कारण इसने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मुझे तो याद नहीं मैंने इस जन्म इसको कुछ बुरा किया है। तो क्या कर सकते हैं, या तो इसी को धोखा दो वापस, और या तो माफ़ करो इसको और प्रे करो कि इसको भी सद्बुद्धि दे और मुझे हील करे इस फीलिंग से कि इसने मुझे धोखा दिया है और मैं आगे बढ़ूं। तो जब आप ये कर देते हो तो दैट मीन्स यू क्लोज्ड अ चैप्टर, आपने वो कर्मा क्लोज कर लिया उस बंदे के साथ। अगर आप चोरी फिर से उसको भी आप धोखा दोगे या कुछ करोगे तो फिर ये कर्मा का चैप्टर चालू रहेगा, फिर वो किसी रूप में आपके पास, फिर आप उसके पास, फिर ये चलता रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। ओके, लेकिन अगर आपको कभी किसी को रियलाइज़ करवाना हो तो कि उन्होंने गलत किया है, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मैं ऐसा बात कर सकती हूँ हार्ट टू हार्ट, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी, डेफिनेटली मैं बोलूँगी। मेरा टोन, आपका ना बात का मैसेज सामने वाला के पास कैसे जाता है ये आपके टोन पे बहुत डिपेंड करता है, और आपके वर्ड्स पे। तो अगर आपने एक प्रॉपर टोन के साथ और प्रॉपर वर्ड्स के साथ किसी को बोला है, आपने अपना कर्म कर लिया, बहुत अच्छे से बोले, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को कुछ हार्म नहीं करके बोला, सामने वाले की सद्बुद्धि और सामने वाले का रिसेप्टिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा लिया। आपने कम से कम अपनी बात कह दी, आप इसको किस टोन में बोलते हैं, अगर ऐसा चांस मिलता है तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी और मैं बोलूँगी भी, ऐसा कुछ है तो। कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो
बहुत ही पावरफुल है, लेकिन लोग डरते हैं वो करने से। मुझे लगता है अपने संग खुद बैठना एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। Great. अकेले बैठना बहुत बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। विपासना जो है वो अगर आपने सुना होगा तो वो मैंने किया है। हाँ आपने किया होगा तो आप ये समझ सकते हो ये चीज़ कि बहुत लोग नहीं कर सकते ये चीज़। तो ये तो चलिए आपको कहीं पे ज़बरदस्ती फ़ोन दे के बैठना है, आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है और आपको अंदर जाना है, आपको पता है तेरे व्हाट अबाउट भीड़ में भी आप अकेले निकल के थोड़ी देर बैठे हो, आपको नहीं टीवी का नॉइज़ चाहिए, आपको फ्रेंड्स नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए, लेकिन आप अकेले हो, बिल्कुल अकेले हो और किस तरह की सोच आती है उस वक्त, ये समझना और उस सोच को हैंडल करना, ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस लगता है मुझे। सबसे बड़ा झूठ अगर आपको लगता है अभी कि जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है वो सेल कर रही है, तो वो क्या है? मुझे लगता है कि एक चीज़ तो मुझे ज़रूर लगता है कि बहुत हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट से सेल्फ हेल्प की बुक्स और सब लिखी जा रही हैं। मतलब समबडी हु माइट नॉट हैव बीन इन दैट सिचुएशन, देखा भी नहीं, रियलाइज़ भी नहीं किया है और सब ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि पल्स पता चल गया है, ठीक है, कि यही लोगों को चाहिए। लेकिन तो इसीलिए इसका वैल्यू भी कम होता चला जा रहा है। बिकॉज मैं सेल्फ हेल्प के ऑथर के पॉइंट से बोल सकती हूँ, बुक फेस्टिवल में मैं जाती हूँ तो लोग बोलते हैं क्राइम और थ्रिलर देखना है, सेल्फ हेल्प बहुत हो गया है, ठीक है। तो अब लोगों को मसाला चाहिए, बहुत बोरिंग लगने लगा है, फिलोसॉफिकल लगने लगा है। मतलब सबके अलग अलग कैटेगरी के लोग अवेलेबल होते हैं, कई लोगों को नहीं भी लगता होगा, बट क्योंकि जो समझा रहे हैं उन्होंने रियल ग्राउंड पे कितना देखा है और उन्होंने सिर्फ फैशन के लिए पल्स उठा के बुक्स लिख रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, उसके कारण काफ़ी लोगों को कनेक्शन ख़त्म होता फील हो रहा है, हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत जगह ये भी है, मतलब अगर रूट लेवल पे आप कोई चीज़ समझाते हैं तो वो ज़रूर लोग समझ जाते हैं। जब सुपरफिशियल और हाइपोथेटिकल वे से समझाते हैं और सेल्फ हेल्प बोल के, तो शायद मुझे लगता है कि वो फिर एक फैशन बन के रह जाता है। राइट। ये कनेक्शन रिबिल्ड करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? सेल्फ हेल्प में रीबिल्ड करने के लिए देखो, पहले तो अंदर की चाह होनी चाहिए कि मुझे ज़रूरत है, राइट। और मुझे ज़रूरत है तो कोई वीकनेस नहीं है। तो जिस दिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड समझकर भी ये सोचते हो कि नहीं मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो ये काम हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये चाहा कि मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। किसी जैसे सपोज कई बार आपको ऐसा आता होगा, बहुत हो गया मोबाइल, आज बहुत देर तक मैं मोबाइल चला रही हूँ, मेरा ना एकदम डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये मोबाइल बहुत टाइम किल करता है। ये कोई आके बोल रहा है आपको बार बार कि ज्योति मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, तुम दिन भर देख रही हो, तुम शायद उस वक्त इरिटेट हो जाओगी और करोगी नहीं। लेकिन खुद को तुमको कभी एक दिन रियलाइज हुआ यार बहुत मोबाइल टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, मैं बहुत मोबाइल में, वो चाहा है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है और एक अवेयरनेस है कि नहीं मुझे सच में मेरे लिए ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मोबाइल का टाइम लिमिट कर दूँ या कुछ ऐसा करूँ। तो वही चाहा लोगों के अंदर रीबिल्ड करने के लिए चाहा बस डेवलप करना है, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन पहले कभी इमेजिन करके, मैं बोलूँ ज्योति तुमने अपना बेस्ट वर्जन इमेजिन किया है? कितनी फटाक से तुम ये आंसर दे सकती हो? तुम्हें ये पता है कि तुम क्यों बॉर्न हुई हो? कितने फटाक से तुम ये आंसर दे सकती हो? तो ये 2-3 चीज़ें ना खुद से पूछने पे जितनी जल्दी तुम्हारे पास से ये आंसर आया, वो दिखाता है उतनी तुम क्लियर हो अपने लाइफ के बारे में। तो जब तुम ये वर्जन अपना सोच लेती हो, अपना पर्पस सोच लेती हो, तुम्हारे अंदर अपने आप इंटरेस्ट जागेगा कि मैं जहाँ भी थोड़ी बहुत भी लैक होना है उसको कवर करूँ और मैं इस लेवल तक बन जाऊँ। जब आपको ये दोनों ही पिक्चर क्लियर नहीं होता है तो आप जैसी ज़िंदगी चल रही होती है, टाइम वेस्ट भी हो रहा है, नहीं भी वर्क करना है अपने ऊपर, तो भी चलता रहता है ऐसा। आप बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि जो इंसान आपके पास आया है हीलिंग के लिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है अभी? मैं हीलिंग अब नहीं करती, मैं रेकी पहले किया करती थी एक टाइम पे, लेकिन मैं पैसे चार्ज नहीं करती थी, तो वो अपने आप ही साइड हो गया। मैं हीलिंग मोडालिटी किस वे से करती हूँ, मतलब मेरा एक है कि जब भी कोई मेरे पास आता है कोचिंग सेशन के लिए, जो मेरे कोचिंग के टूल्स एंड मेथडोलॉजीज़ हैं वो फॉलो करती हूँ। उसके साथ मैं कार्ड रीडिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कार्ड्स के साथ मेरा कनेक्शन मुझे लगता है कि वो मुझे बता देते हैं सामने वाले की सिचुएशन क्या है, कार्मिकली क्या है, माइंड में भी क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसका, क्या उसके लिए बेहतर होगा। तो मैं कार्ड रीडिंग ज़रूर करती हूँ उसका एक बार,
एक बार या सिचुएशन वाइज अगर मुझे ज़्यादा लगता है कभी भी, और वो करके, और नॉर्मल कोचिंग जो बेस्ड मेथड होता है जहाँ पे उस पर्सन को क्या क्या ज़रूरत है, उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसको कैसे अपनी चीज़ों ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उसके हिसाब से वो कस्टमाइज रहता है, पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज रहता है कि इसके लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए ये बेस्ट वर्जन है, इसको इस बेस्ट वर्जन में लाने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो वो करती हूँ। तो हीलिंग से ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सेल्फ पे ज़्यादा वर्क करता है, और हीलिंग मोडालिटी में मैं कार्ड रीडिंग ज़रूर यूज़ करती हूँ। ओके। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें कि ये जो सारी हीलिंग मोडालिटीज़ और सारी चीज़ें हैं इस फील्ड में ज़्यादातर फीमेल से काम कर रही है अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। सब कर रहे हैं। फीमेल्स तो करती ही हैं, फीमेल्स के अंदर एक नर्चरिंग का वो होता है, नेचुरल ट्रेट और इंट्यूशन का, राइट। ये दो चीज़ बहुत नेचुरल है ना इनके अंदर, तो इसीलिए इस फील्ड में आपको ज़्यादा लेडीज़ मिलती हैं। इंट्यूटिवली मदर वाला जो एक होता है, सबको बता देना, प्रोटेक्ट कर लेना, और एक नर्चरिंग, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं है। मैन आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बट फीमेल का ये नेचुरल आ जाता है, ये दो चीज़ें। सबको यही लगता है कि मुझसे बेटर मुझे और कोई नहीं जान सकता, और मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो फिर मुझे लाइफ कोच की ज़रूरत क्यों है? मैं किसी और से क्यों पूछूं कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में? मैंने शायद स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि ईगो छोड़ के आना होता है यहाँ पे। तो जब आप ईगो छोड़ के आते हो तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों ज़रूरत है लाइफ कोच की। जब आप पहले ही फिक्स्ड होते हो, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रीलिम जो स्क्रीनिंग होती है ना, उसमें यही होती है कि आर यू रेडी टू गेट इनटू दिस जर्नी, राइट। और आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप जहाँ हो वहाँ से बेटर होना है आपको, राइट। बिकॉज करियर काउंसलिंग नहीं है, आपको जहाँ हो वहाँ से बेटर होना है। अगर आपने पहले ही बोल दिया कि आप बेटर हो या मुझे सब कुछ पता है, तो प्रीलिम में ही आप कैंसल्ड हो जाते हो। राइट। फिर हमें आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से जूस भी ऑफर करूंगी तो आप लोग मेरे घर में भी तो पड़ा है, अभी हम क्या करें? आप आए हो, मुझे एक बोलना तो है ना कि आप जूस पियोगे, Right. आप जूस ऑफर कर रही हो मैं, लेकिन आप अगर इसी ईगो से आए हो कि मेरे घर में तो भरा पड़ा है फ्रिज में, तो जाइए फिर आप घर ही जाइए, यहाँ पे भी मैं ऑफर क्यों करूँगी? Right. तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आपको पता है आपके पास है तो प्लीज़ आप आए हैं, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है पूछने का। अगर आप नहीं पीना चाहते हो, आपके घर में है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ऑलवेज लीव विदाउट ड्रिंकिंग दैट जूस, दैट इज़ ऑल। ओके। लाइफ कोच का वही, लाइफ कोच आपको करियर गाइडेंस नहीं देता है ना, ये करियर गाइडेंस कोच नहीं है, उनके अलग कोच होते हैं। ये लाइफ कोच है, आपको लाइफ में आपको कैसे रहना है, कैसे परफॉर्म करना है, और जब आप इस अपने ऊपर काम करते हो तो ये आपके हर एस्पेक्ट को टच कर रहा होता है। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, आपका खुद के रिलेशन में, मतलब खुद के साथ रिलेशन में चेंज आने लगता है। आप कंपनी में कहीं सीईओ हो या एमडी हो, डायरेक्टर हो, टीम प्लेयर हो, आप उनके साथ भी डील करने का सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने खुद के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो इट इज़ नॉट अ करियर काउंसलिंग, इट इज़ योर वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशंस, योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, ये सब टेकन केयर होता है इसमें। ओके। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सफरिंग या फिर स्ट्रगल करना ज़रूरी है? स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये तभी स्टार्ट होता है जब थोड़ा सफरिंग या स्ट्रगल आता है। अच्छा, ये कैसे आता है? इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पे पार्टी कर रही हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दिन भर दिमाग बिजी है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी ट्रैवल कर रही हो, कभी कर रही हो, ज़िंदगी एकदम बेस्ट वर्जन, सब कुछ मज़ेदार है। तो उसमें लाइफ में जो भगवान ने जिस पर्पस से तुमको भेजा है, या कहते हैं ना, इट इज़ लाइक प्रेयर इज़ व्हेन यू आर टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन इज़ व्हेन गॉड टॉक्स विथ यू। तो अभी मेडिटेशन नहीं करना है ना इस ड्यूरेशन पे, मेडिटेशन हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम तो इतने बिजी हैं, इतना एंजॉय करें लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा है, शॉपिंग ये वो सब फैसिलिटीज़ मिली हुई है, ठीक है। तब आप प्रेयर भी नहीं करना चाहते हो, भगवान को देखा कहीं पे बस ऐसे किए और निकल गए। तो ना आप किसी और के लिए प्रे कर रहे हो, ना अपने लिए प्रे कर रहे हो, ना, क्योंकि आप सब कुछ से भरा हुआ है आपकी लाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं, ऐसा कई 90% चांसेस है कि ऐसा ही होता है। और वहीं आ गया कहीं एक क्राइसिस अचानक से, तो उस क्राइसिस में क्या करते हो आप फिर? अब आपको आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, तब आप भगवान के पास प्रे करने जाते हो, आप गुस्सा भी होते हो भगवान से। फिर आपको कुछ लोग आपको मिलते हैं, कुछ बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो। इसी बीच में कभी किसी दिन आप प्रेयर में रोते रोते भगवान के से कुछ मांग रहे हो और शांति से बैठे हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप एक मेडिटेशन का फॉर्म ले लिया, तो आपको भगवान से कुछ जवाब आना शुरू हो जाता है कि तुमने ये गलती की थी, या तुम्हें ये करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी तरह का जो ऐसा लगता है कि शायद भगवान मुझे
बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी होता है जब आपको वो सिचुएशन मिली जहाँ पे आप प्रेयर और मेडिटेशन को चूज़ किए। तो इसीलिए लोगों ने इसे कनेक्शन बना दिया है कि जब आपको प्रॉब्लम होती है, जब आपको दुख होता है, तब आप ज़्यादा क्लोज होते हो ऑलमाइटी के। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड वाली जो फीलिंग है वो अच्छे टाइम पे भी रखो, प्रेयर मेडिटेशन तब भी रख लो, तो फिर ये वाली बात अपने आप वॉइड हो जाएगी। लेकिन वो हो नहीं पाता है। जैसे बुद्धा जी का भी तो स्टोरी यही था ना, महल में थे, अच्छे खासे थे, उनको बाहर जाने के लिए मना किया गया था, पता था वो सन्यास ऐसे छोड़ देंगे सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको वो दुख नहीं समझ आया। जब वो गरीबों का वो दुख देखे, वो तकलीफ देखे, तो उनके अंदर सवाल चालू हो गया। तो जड़ तो वही हुआ ना कि दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स आपको भगवान से ज़्यादा क्लोज लाता है। तो इट इज़ नॉट रिलीजन बट इट इज़ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज भगवान से क्लोज मतलब आप अपने आप से क्लोज हो। आप अपने आप से क्लोज हो तो भगवान से क्लोज हो, बिकॉज यू आर हिज क्रिएशन। तो इसीलिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं उसमें। ओके मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ख़ास करके ये नए नए पर्सपेक्टिव जो आज जानने मिले हैं, बहुत सारा नॉलेज मिला है आपसे। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू ज्योति, चाहेंगे कि वापस हम फिर से आपसे मिले जल्दी। ज़रूर, और मुझे भी अच्छा लगा, एंजॉय किया मैंने। आई होप किसी की लाइफ चेंज हो इस पॉडकास्ट से। यही मेरा प्रे रहेगा, कि विश भी रहेगा कि जो भी ये देखे, कुछ कहीं किसी भी कुछ भी थोड़े भी परसेंटेज में उनकी लाइफ में ज़रूर चेंज, और चेंज हो तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करके वो बोले। ठीक है, थैंक यू।